नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 20 अगस्त 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और समाचारों पे, जिसके तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो डेली एडिशन पेज नंबर 1 और पेज नंबर 8 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसके तहत हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी से संबंधित विविध नॉन गजेटेड परीक्षाओं को कराने के संदर्भ में एक नवीन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके द्वारा बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के माध्यम से की जाने वाली जो भर्तियों के तहत जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, ठीक है, उससे संबंधित जो ग्रेड 1 की या टियर 1 की जो परीक्षा होती है उसको जो है इसके माध्यम से अब किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला क्या है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इससे कौन कौन से लाभ हो सकते हैं हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ चुनौतियों और कुछ चिंताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में यदि इससे संबंधित और कोई न्यूज़ भी आती है तो हम उसे भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की गई है, जिसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली बात तो ये कि अब जो अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग जो एजेंसी जो एग्ज़ाम लिया करती थी, उनमें से बहुत सारे एग्ज़ाम्स को केवल इस एजेंसी द्वारा लिया जाएगा। जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं, एसएससी के तहत होने वाली परीक्षाएं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के तहत होने वाली परीक्षाएं और आईबीपीएस बैंक में पीओ और क्लर्क के तहत होने वाली परीक्षाओं को इस एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा और इसके तहत एक सिंगल परीक्षा ली जाएगी, सिंगल एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसको कहा जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो क्या किया जाने वाला है कि इस एजेंसी द्वारा एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा और ये जो टेस्ट लिया जाएगा ये अपने हमारे विद्यार्थियों के एजुकेशनल लेवल के हिसाब से 3 अलग अलग स्तरों पर होगा, जिसमें ग्रेजुएट के स्तर पे होने वाली परीक्षा अलग होगी, 12वीं के स्तर पे होने वाली परीक्षा अलग होगी और जो 10th पास होंगे उनके लिए अलग प्रकार की परीक्षा ली जाएगी। मुख्य रूप से इसमें बल दिया जाने वाला है जो गैर टेक्निकल पोस्ट होती हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं, उसमें जो भर्ती होती है उसको इसके माध्यम से केंद्रित किया जाएगा। इसमें जो परीक्षा होगी वो साल में 2 बार होगी और ये जो पूरा जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन बनाने पे बल दिया गया है, जिसे 12 भाषाओं में किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जितनी भी परीक्षा हो, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो, चाहे वो बाद में राज्य के स्तर पे अपनाई जाएं, उन सब में समान पाठ्यक्रम को जो है अपनाया जाए, जिसके चलते ऑल इंडिया लेवल पर एक समान पाठ्यक्रम हो ताकि सभी क्षेत्रों के बच्चे आराम से इसमें परीक्षा दे सकें। अब इसमें होता क्या है कि एसएससी वगैरह जो एग्ज़ाम लेता है या आईबीपीएस वगैरह जो एग्ज़ाम लेता है उसके द्वारा जो चाहे 10+2 का एग्ज़ाम लिया जाए, चाहे पीओ का एग्ज़ाम लिया जाए, चाहे क्लर्क का एग्ज़ाम लिया जाए या फिर जो है स्नातक स्तर का एग्ज़ाम लिया जाए, उसमें वो करते क्या हैं कि हर साल जो है भर्ती निकालते हैं और हर साल उसमें एग्ज़ाम लेते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है हर साल एग्ज़ाम देने की, हर साल एग्ज़ाम भरने की, फॉर्म भरने की प्रक्रिया, उसके तहत छूट देने के तहत ये कहा गया है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत आप जो एग्ज़ाम देंगे उसका जो स्कोर होगा, ठीक है, मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ और 100 में से आपके मान लीजिए 70 नंबर आ गए, तो इस 70 में से जो ये एग्ज़ाम है, ये 70 जो अंक हैं ये आपके 3 साल तक वैलिड रहेंगे और इनको आप 3 साल तक निकलने वाली सभी भर्तियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने पहली बार कोई एग्ज़ाम दिया और आपके जो है मान लीजिए 40 ही अंक आए, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगली बार दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 60 अंक प्राप्त किए, फिर आपने परीक्षा दी तो आपके 70 अंक आए, तो अब आपके पास 3 मार्क्स हो गए। तो इसमें से आप बेस्ट मार्क्स को जो है
इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप भर्ती में अपना दावा कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि स्कोर जो है आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा, लेकिन यह पाबंदी नहीं है कि आपने एक बार परीक्षा दी और उसके बाद वही स्कोर आपको लेना पड़ेगा। उसमें आप हर साल अगर एग्ज़ाम होगा तो आप जो है हर साल एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, साल में 2 बार चूंकि होने वाला है, तो अपने बेस्ट स्कोर को प्राप्त करने के लिए आप साल में 2 बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और जब आपका बेस्ट स्कोर प्राप्त हो जाए तो आप उसको 3 साल तक वैलिड रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको लगे कि साहब आप सब एग्ज़ाम देने से की सबसे अच्छी स्थिति में हैं, उस बार आप एग्ज़ाम दे के बेस्ट स्कोर निकाल लीजिए और उस स्कोर को आप 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी अपर लेज तक अटैम्प्ट देने की जो है सुविधा दी गई है। ठीक है, मान लीजिए जनरल के लिए 30 साल है तो 30 साल तक वो दे सकता है, मान लीजिए 40 साल है तो 40 साल तक दे सकता है। और इसमें जो है साल में 2 बार परीक्षा के आधार पर आप अपने बेस्ट स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं जो 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, अब इससे जो लाभ हैं वो बहुत सारे होने की आशा है। ऐसी आशा की जा रही है कि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और इसके माध्यम से जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाया जाने वाला है, उससे बहुत सारे लाभ होंगे। विशेषकर जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो नॉन गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती हैं, उनके बारे में ये आंकड़े कहते हैं कि हर साल लगभग 1,25,000 जो है वैकेंसी निकलती हैं और इनको लगभग 2.5 करोड़ जो अभ्यर्थी होते हैं वो उनके द्वारा एग्ज़ाम दिया जाता है। अब इनके साथ दिक्कत क्या होती है, तो अलग अलग एजेंसियों द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम लगाए जाते हैं। जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम अलग होगा, आईबीपीएस का एग्ज़ाम अलग होगा, इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम अलग होगा। इससे होता क्या है कि जो बच्चों का जो एफर्ट होता है वो अलग अलग दिशा में जाता है। ठीक है, उनको इसकी तैयारी अलग करनी पड़ती है, इसकी अलग करनी पड़ती है, इसकी अलग पढ़नी चलती है। एसएससी का जो सिलेबस है वो अलग होगा, आईबीपीएस का जो सिलेबस है वो अलग होगा, आरआरबी का सिलेबस है अलग होगा। अब ये जो पूरी जो समस्या है इसी को हटा के केवल एक टेस्ट ले आया गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आप तीनों एग्ज़ाम के लिए तैयारी एक ही परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं और तीनों में जो है अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि साल में जो कई बार परीक्षाएं देने की जो चुनौती होती थी अब वो नहीं होगी। आपको केवल एक ही परीक्षा देनी होगी और एक ही परीक्षा में अधिक से अधिक आप साल में 2 बार दे सकते हैं। मान लीजिए साल में जो है आपको एक बार में अच्छे अंक नहीं मिले तो आप दूसरी बार एग्ज़ाम में बैठ जाइए और एक बार एग्ज़ाम में बेस्ट अंक प्राप्त करने के बाद आप 3 साल तक जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो ज़्यादा आसान होगी और चूंकि 3 एजेंसियों की जगह अब एक ही एजेंसी काम कर रही है तो ये प्रक्रिया पारदर्शी भी होगी। इसके अलावा एक ही बार परीक्षा देने से जो बार बार आपको यात्राएं करनी पड़ती हैं, बार बार आपको फीस भरनी पड़ती है, बार बार आपको जो है फॉर्म भरना पड़ता है, उससे भी आपको छूट बनेगी और एक डेटा आपका रखा जाएगा जिसके आधार पर जो है आप आसानी से एक बार में परीक्षा देके उससे अपनी भर्ती के लिए दावा कर सकते हैं। इससे न केवल अभ्यर्थियों की समस्याएं दूर होंगी बल्कि जो एजेंसीज़ हैं जिसमें एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, इनकी एजेंसी की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी क्योंकि अब उनको केवल एक ही एग्ज़ाम लेना है साल में 2 बार। इससे ये आशा की जा रही है कि जो चयन प्रक्रिया में जो समय लगता है, ठीक है, 3 से 4 साल कभी कभी लग जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आता है और इतना नोटिफिकेशन के लिए आवेदन आ जाते हैं कि परीक्षा कराना उनके लिए भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी जो दिक्कतें हैं उसको दूर किए जाने की आशा होगी। ये उम्मीद की जा रही है कि इससे ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा होगा क्या कि चूंकि इसमें पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है, ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी है, कितने साल के न्यूनतम एज होनी चाहिए, अधिकतम एज क्या होनी चाहिए, साल में कितनी बार एग्ज़ाम देना है, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको लेकर एलिजिबिलिटी कॉमन क्राइटेरिया बनाया गया है। इसके चलते जो एजेंसियों उस पर बोझ पड़ता था, ठीक है, और जो परीक्षाओं में होने वाली जो मुश्किलें थीं वो अब समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि इसको ज़्यादा समावेशी बनाया जाए। समावेशी बनाने के तहत एक तो इसमें ये लक्षित किया गया है कि इसको 1000 से अधिक सेंटर्स पे आयोजित किया जाए। ठीक है, ऑनलाइन 1000 से अधिक सेंटर्स पे बनाया जाए। साथ ही जो पिछड़े ज़िले हैं जिनको वर्तमान में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है, उन सभी 117 जिलों में इसको कराया जाएगा। साथ ही
यह कोशिश की जाने वाली है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र जरूर बनाया जाए। इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं या जो महिला उम्मीदवार हैं उनको बेहतर अवसर की उपलब्धता प्राप्त होगी, जो भारत में बेहतर रोजगार की दिशा में कार्य करेगा। इसके अलावा चूंकि सभी काम ऑनलाइन किए जाने वाले हैं, इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ठीक है, ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। आगे चलकर सरकार ये प्रयास कर रही है कि चूंकि अभी इसको 12 ही भाषाओं में कराए जाने की योजना है, लेकिन आगे चलकर संविधान की अनुसूची 8 के तहत जो 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में इसको कराया जाए। इसके अलावा अभ्यर्थियों को सुविधा दी गई है कि वो अपने हिसाब से टेस्ट सेंटर शेड्यूल कर सकते हैं, अपने हिसाब से एग्ज़ाम का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें वो साल में किस साल परीक्षा देना चाहते हैं, साल में 2 बार इसकी उनको विकल्प दिया जाएगा, किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। साथ ही ये योजना भी बनाई जा रही है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्कोर है, उसको स्कोर को अभी तो फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाएगा, बाद ही इसी स्कोर को आधार बना के राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज़, पीएसयूज़ जो सरकारी कंपनियां होती हैं और प्राइवेट सेक्टर भी इसे यूज़ कर सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि यूपीएससी में जो इंटरव्यू राउंड तक गए हैं, ठीक है, और इंटरव्यू राउंड तक जाने के बाद जो है अंतिम रूप से सेलेक्ट नहीं हो सके, तो उनके मार्क्स को जो है विभिन्न कंपनियों को भेजे जाने की योजना थी, विभिन्न पीएसयूज़ को भेजे जाने की योजना थी, ताकि अगर उनके यहाँ कोई वैकेंसी हो तो वे उन अभ्यर्थियों को हायर कर सकें। तो इसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो सरकारी क्षेत्र में जो भर्ती होती है उसको अलाइन किया जाए निजी क्षेत्र की भर्ती के साथ। तो अगर दोनों क्षेत्र अलाइन हो जाएंगे, दोनों सेट जुड़ जाएंगे, तो अभ्यर्थियों के समक्ष विकल्प ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब उनको टेंशन नहीं रहेगा कि अगर मान लीजिए इस सरकारी नौकरी में नहीं हुआ तो उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इससे चलते होगा क्या कि वो एक ही साल में एक अच्छे से परीक्षा दे के किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को सेटल कर पाने की स्थिति में होंगे, ताकि वो भविष्य में और बेहतर काम कर सकें। इसके तहत होगा क्या कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाने वाली है, जो पहले भी दी जाती रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके तहत ये उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले समय में जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है वो ज़्यादा पारदर्शी होगी और ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, लेकिन केवल एजेंसी की स्थापना कर देना या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की स्थापना कर देने से ही सारी समस्याएं दूर हो जाएं, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। यही कारण है कि हमें इसकी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी चूंकि ये न्यूज़ अभी आई है और आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी सूचनाएं आएंगी, तो कुछ चुनौतियों को अभी हम देख लेते हैं और जैसे जैसे ये न्यूज़ प्रोसीड करेगी हम इसको और फॉलो करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है जो वर्तमान में बनी हुई है वो ये है कि जो पूरी जो प्रक्रिया चलती है, ठीक है, जिसमें पीटी का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू का एग्ज़ाम होता है, किसी किसी में बीच में ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते हैं, मेंस में भी जो है कई एग्ज़ाम होने लगते हैं। इसके चलते होता क्या है कि जो पूरी जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी खिंच जाती है। कई बार इसमें 3 से 4 साल, 5 साल तक लग जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। तो ये जो पूरी जो समस्या है इसको दूर करने के लिए अंतिम परिणाम जल्दी घोषित कर दिया जाए, विदिन जो है कैलेंडर ईयर में ही घोषित कर दिया जाए, इसको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये तो केंद्र सरकार में किए जाने वाले सुधार हैं, लेकिन केंद्र के साथ जो राज्य स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, उनमें बड़े पैमाने पर अनियमितता देखी जाती है, जिसके चलते मामले जो होते हैं वो न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। तो इसको रोका जा सके और पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है, चाहे वो केंद्र की स्तर की हो, चाहे राज्य की स्तर की हो, चाहे यूटी के स्तर की हो या किसी और स्तर की हो, इन सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आए, नियमितता आए और वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकें, इसके लिए एजेंसी स्थापना के साथ और भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई। हमने बात की अभी जो नई एजेंसी बनी है उसकी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एडिटोरियल की, जो पेज नंबर 6 पे आज प्रकाशित हुआ है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। इसमें क्या है, इसका थोड़ा संदर्भ समझ लेते हैं। तो इसमें जो विजय गोखले जो लेखक हैं उन्होंने बात की है
जो 21वीं शताब्दी में चीन और रूस के मध्य जो संबंधों की प्रगाढ़ता देखी जा रही है, ठीक है, जो संबंध बहुत अच्छे रूप में विकसित होते दिखाई दे रहे हैं, वो किस प्रकार से विकसित हुए हैं, इनका कारण क्या है, ठीक है, चीन, रूस, यूएस, इन तीनों के बीच किस प्रकार से संबंध रहा है और इसमें भारत की क्या स्थिति रही है, ठीक है। तो यह जो पूरा जो परिदृश्य है, इसको जो है इस आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले का संदर्भ तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से 21वीं शताब्दी में चीन और रूस के मध्य जो है मित्रता लगातार बढ़ती देखी जा रही है और कई लोग ये कह रहे हैं कि अब वो एक फॉर्मर अलायंस भी बना सकते हैं, ठीक है, औपचारिक गठबंधन करने की स्थिति में वो आ गए हैं और हो सकता है कि जैसे कि नाटो वगैरह जो संगठन बने हुए हैं जिसमें यूएस द्वारा जो है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर जो है बात कही जाती है, सदस्य देशों को शामिल किया जाता है, उसी तरीके से हो सकता है कि चीन और रूस भी अमेरिका के विरुद्ध एक फॉर्मल गठबंधन बना ले, ठीक है। तो इसको लेकर जो है काफ़ी लोगों ने आशंकाएं जाहिर की हैं, काफ़ी लोगों ने जो है स्पेकुलेशन किए हैं। अब इसमें क्या है कि 3 महत्वपूर्ण देश हैं जिनको ध्यान में रखा जाना जरूरी है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही विश्व राजनीति में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, ठीक है। तो 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक देश है यूएस, दूसरा देश है रूस और तीसरा देश है चीन। लेखक का तर्क है कि ये जो तीनों के तीनों देश हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें 1945 से लेकर 1990 के काल में विशेषकर यूएस और रूस, जो तत्कालीन समय में उस समय यूएसएसआर या सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, उसके बीच जो है शीत युद्ध की परिस्थितियां देखी गई, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब जब ये शीत युद्ध की परिस्थितियां देखी गई तो उसमें एक और यूएस था जो पूंजीवादी राष्ट्रों का समर्थन कर रहा था, पूंजीवादी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था, दूसरी ओर यूएसएसआर था जो साम्यवादी राष्ट्रों का नियंत्रण कर रहा था। अब इन दोनों के बीच जो है विचारधारात्मक आधार के साथ ही विविध अन्य स्तरों पे भी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही थी और दोनों ही कैंप ये कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो कैंप है वो ज़्यादा विस्तार ले। अब इसमें जो है चीन किस कैंप में जाए, इसको लेकर दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। साम्यवादी देश होने के चलते यूएसएसआर का मानना था कि चीन जो है वो यूएसएसआर खेमे में आएगा। वहीं दूसरी ओर यूएस भी ये चाहता था कि चूंकि ये अभी स्वतंत्र हुआ है 1949 में और चीन और रूस के मध्य बहुत सारे विचारधारात्मक मतभेद हैं, ठीक है, विचारधारा को लेकर मतभेद हैं, सीमा विवाद जो है मतभेद है इन दोनों के बीच, तो इसके चलते हो सकता है कि चीन जो है यूएसएसआर के साथ ना जाए। यही कारण है कि शीत युद्ध के काल में चीन किसके पक्ष में आएगा, इसको लेकर साम्यवादी जो रूस है या यूएसएसआर है और पूंजीवादी जो अमेरिका है उनके बीच लगातार प्रतिस्पर्धा थी। लेखक का मत यह है कि 1990 में साम्यवादी रूस या यूएसएसआर के अब पतन के पश्चात अब जो ये स्थान है वो चीन द्वारा फिर से ले लिया गया है। बस अंतर यह है कि अब रूस ये चाहता है कि यूएसएसआर के पतन के बाद जो उसकी स्थिति खराब हुई है उसको वो चीन की सहायता से बेहतर कर ले ताकि रूस एक बार फिर से जो है विश्व शक्ति के रूप में उभर सके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1945 से लेकर 1990 से तक अभी तक जो है रूस, चीन और यूएस तीनों एक ट्रायंगल में रहे हैं, जिसमें चीन को अपनी तरफ खींचने के लिए दोनों देशों ने प्रयास किया है और वर्तमान में रूस ये प्रयास कर रहा है कि हम चीन की सहायता से फिर से एक विश्व शक्ति के रूप में उभरें, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद जो है एक बात और महत्वपूर्ण है जो आपको समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि अभी जो वर्तमान संदर्भ है, जो वर्तमान में जो परिदृश्य देखा जा रहा है, उस वर्तमान संदर्भ में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। पहली बात क्या महत्वपूर्ण है? पहली बात ये महत्वपूर्ण है कि विशेषकर 1990 के बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो यूएस है, वो विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, ठीक है, विश्व शक्ति के रूप में उभरा है और अनेक विद्वानों का मत है कि आज भी दुनिया जो है
वो एक ध्रुवीय विश्व के रूप में जी रही है। ठीक है, आज भी दुनिया जो है अमेरिकी वर्चस्व में जी रही है, जिसको काउंटर करने के लिए रूस और चीन दोनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, लेकिन 2008 के बाद से जब से वैश्विक आर्थिक मंदी आई, उस संदर्भ में अमेरिका की जो ताकत है, अमेरिका की जो शक्ति है, वो डाउन हुई है और इसके सापेक्ष चीन की शक्ति बढ़ी है। तो वर्तमान संदर्भ में अमेरिका की तुलना में चीन पर लोगों का ज़्यादा ध्यान है और ऐसा हो सकता है कि अगले 2 से 3 दशक में चीन जो है अमेरिका को रिप्लेस करने की स्थिति में आ जाए। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जब हम चीन और रूस के बारे में बात करते हैं, इनके आपसी संबंधों के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि चीन जो है वो 1980 के बाद से ही लगातार उभार ले रहा है और 1990 में यूएसएसआर के पतन के पश्चात अब चीन जो है यूएसएसआर या वर्तमान रूस को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में नहीं देखता है। तो पहली बात क्या हो गई? पहली बात ये हो गई कि वर्तमान संदर्भों में चीन का महत्व एज यूजुअल बढ़ रहा है अमेरिका के सापेक्ष। और दूसरी बात ये हो गई कि अब चीन जो है वो रूस को बहुत बड़े खतरे के रूप में नहीं देखता है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो वर्तमान में रूस और चीन जो संबंध हैं उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें जो ट्रायंगल है जिसमें एक तरफ रूस है, एक तरफ चीन है और एक तरफ यूएस है, इस ट्रायंगल में इंडिया का स्थान नहीं आता है। ठीक है, भारत का स्थान नहीं आता है। बावजूद इसके भारत जो है उसका तीनों के साथ संबंध बहुत बेहतर है। ठीक है, तीनों के साथ भारत का इसका संबंध है। ठीक है, अब यह जो संबंध है, जब हम रूस और चीन संबंधों के बारे में बात करते हैं तो इसमें 3 स्तंभ महत्वपूर्ण हैं, 3 पिलर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज क्या है कि रूस और चीन के मध्य जो सीमा विवाद हुआ करता था, अब उसको पूर्णतः सुलझा लिया गया है। अब इनके बीच जो सीमा है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। दूसरा क्या है कि रूस और चीन के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और विशेषकर यूरोप द्वारा रूस पर विविध प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस और चीन के मध्य व्यापार तेजी से बढ़ा है, जो 108 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का हो गया है। ठीक है, इसके अलावा दोनों ही देश, रूस और चीन दोनों ही देश अमेरिका को लेकर लगातार अविश्वास की स्थिति में है, जिसमें अमेरिका दोनों में शक्ति परिवर्तन को लेकर लगातार सक्रिय है। दोनों देशों में सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार सक्रिय है। इसको लेकर दोनों देशों में आशंकाएं बनी रहती हैं यूएस को लेकर। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके चलते इन दोनों के बीच मित्रता बढ़ रही है, जिसमें शांतिपूर्ण सीमा, बढ़ता व्यापार और अमेरिका को लेकर अविश्वास महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात हमने बता दी कि किस तरीके से विशेषकर जो ईरान का विवाद है, ठीक है, ईरान परमाणु समझौता एक ये मुद्दा हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि रूस द्वारा कुछ वर्ष पूर्व यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया, यूक्रेन का एक प्रायद्वीप है, यूक्रेन का एक क्षेत्र है क्रीमिया, इसको अधिग्रहित कर लिया गया, इसको ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। उसके बाद से जो है रूस को लेकर पश्चिमी देशों ने विविध प्रकार के इस पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, अब ये जो प्रतिबंध जब लगे उसके बाद से ही रूस ने क्या किया, अपना ध्यान चीन की तरफ मोड़ा है, जिसके चलते चीन पर अब ये ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो गया है। ठीक है, इसमें तेल की घटती कीमतों और गैस आपूर्ति पर यूरोप द्वारा नियंत्रण लगाने की भी भूमिका है। ठीक है, इसके चलते कई विशेषज्ञों का ये मत है कि प्रतिबंधों के बाद संबंध दोनों के बीच तेजी से बढ़े हैं, जिसमें चीन रूस व्यापार 108 बिलियन डॉलर से अधिक का है। चीन का जो केंद्रीय बैंक है, रूस का जो केंद्रीय बैंक है उसमें चीनी मुद्रा रेनमिनबी, ठीक है, चीनी मुद्रा रेनमिनबी, वो उसकी जो प्रतिशतता है वो 1% से बढ़ के 13% तक हो गई है। यानी अब बहुत सारा डॉलर की बजाय अब ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ रेनमिनबी जो है वो एकत्रित कर रहा है। इसके अलावा जब निर्यात के बारे में बात की जाती है, व्यापार के बारे में बात की जाती है, तो चीन द्वारा रूस को बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल मशीनरी, ठीक है, उत्पाद और टेक्नोलॉजी का निर्यात किया जा रहा है और इस मामले में उसने
जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं इनके संबंधों के दृष्टिकोण से। इसी के चलते जो है राष्ट्रीय या रणनीतिक रूप से इनका कन्वर्जेंस बढ़ रहा है, यानी इनके हित जो हैं साझा हो रहे हैं, दोनों एक तरीके से सोचने लगे हैं। इंटरनेशनल फोरम्स में साथ मिलकर कोई बात करते हैं, सैन्य अभ्यासों को वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके चलते जो है जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो मुख्य रूप से रूस, चीन, मध्य एशियाई देशों का संगठन है और वर्तमान में जो है इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने बात की सहयोग की। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा सहयोग बढ़ रहा है, इसको लेकर बहुत सारे जो विद्वान हैं वो आशंकाएं भी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भले ही दोनों के बीच बहुत अच्छा सहयोग हो रहा हो, इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जिनको ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि भले ही अभी इनके हित जो हैं साझा हो रहे हों, भले ही अभी जो है हित इनके आपस में एक साथ मिल रहे हों एक कॉमन एनिमी यूएस को लेकर, लेकिन दोनों ही देशों का हित जो है विश्व की शक्ति बनना है। ठीक है, दोनों ही देश चाह रहे हैं कि हम एक ग्लोबल पावर, सुपर पावर के रूप में उभरें। अब ये जो सुपर पावर की जो पूरी दौड़ है, इस सुपर पावर की दौड़ में हम अगर रूस और चीन की तुलना करें तो निश्चित तौर पे जो चीन है वो रूस की तुलना में अधिक बेहतर स्थिति में है। ठीक है, इसी के चलते रूस का विशेषकर पैसिफिक क्षेत्र में, प्रशांत महासागर क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में और मध्य एशिया क्षेत्र में प्रभाव कम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो रूसी फार ईस्ट क्षेत्र है, या जिसे कह सकते हैं साइबेरिया, रूस का साइबेरिया जो क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में चीनी लोगों द्वारा प्रवास किया जा रहा है, जिसको लेकर रूस में थोड़ी चिंताएं हैं। इसके अलावा आर्थिक स्तर पे अगर हम बात करें तो भले ही दोनों के बीच जो है 103 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का व्यापार होता हो, इसके अलावा दोनों ने हाल में ही एक 400 बिलियन डॉलर की एक 30 साल की गैस डील की है। ठीक है, गैस की डील की है जिसमें रूस द्वारा गैस की आपूर्ति की जाएगी चीन को 30 साल के लिए 400 बिलियन डॉलर के संदर्भ में। तो ये जो संबंध है, अगर ये संबंध पैसों के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिखता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें कमोडिटी की, ठीक है, कि कौन से उत्पादों का आयात निर्यात हो रहा है, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि रूस ज़्यादातर तेल या गैस इसी का निर्यात कर रहा है। ठीक है, इसकी तुलना में जो चीन है वो टेक्नोलॉजी का निर्यात करने में ज़्यादा सक्षम हो पा रहा है, जिसके चलते तकनीक आदि के संदर्भ में चीन की जो उत्कृष्टता है वो बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर रूस जो है अभी भी कच्चे माल जैसे कि तेल और गैस के निर्यात तक ही सीमित हो चला है। ठीक है, इसके चलते व्यापार ट्रेड सरप्लस रूस के पक्ष में होने के बावजूद जो है चीन का पलड़ा भारी है। ठीक है, अब ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो कई विद्वानों का ये मत है कि रूस ये चाह रहा है कि हम क्या करें, ऊर्जा के स्तर पर जो है चीन को अपने ऊपर निर्भर बना लें। ठीक है, क्योंकि चीन को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है और हम इसकी पूर्ति लगातार करेंगे तो चीन जो है वो रूस पर निर्भर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि चीन जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और रूस को वो पीछे छोड़ दे। ठीक है, इसके अलावा जो है रक्षा संबंधों में भी चीन लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है और जैसे कि वो रूस से जो रक्षा समझौते करता था, जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम, इनको करने के बाद भी आने वाले समय में चीन जो है रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसको लेकर रूस जो है वो सशंकित हो सकता है। ठीक है, इसी के चलते बहुत सारे आलोचकों का ये मानना है कि जो चीन रूस संबंध है उसमें असिमेट्री बढ़ रही है। असिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि दोनों के संबंध जो है बराबरी पर नहीं टिके हैं। इसमें रूस जो है थोड़ी नकारात्मक स्थिति में है और चीन को ज़्यादा लाभ है। इसी के चलते आगे ऐसा हो सकता है कि चीनी प्रभुत्व इतना बढ़ जाए कि रूस जो है एक जूनियर पार्टनर के रूप में देखने जाने लगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। विशेषकर
रूस और चीन संबंधों के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत का मत क्या है। ठीक है, भारत का पक्ष क्या है और क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे यूएस हो, ठीक है, तीनों को देश के साथ भारत का संबंध है। चीन के साथ हमारा जो संबंध है उसमें अभी थोड़ी सारनेस आई है, उसमें थोड़ी कटुता आई है। बावजूद इसके यूएस और रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। ठीक है, तो कई विद्वानों का ये मत है कि हमें जो है 1945 से 1990 के काल में जो पूरी दुनिया बाईपोलर दिखाई दे रही थी, ठीक है, पूरी दुनिया जो शीत युद्ध के दौरान काल में दिखती थी, साथ ही 1990 से 2008 की स्थिति में जो पूरी दुनिया में यूनिपोलैरिटी दिखी गई, ठीक है, यूनिपोलर विश्व देखा गया, अमेरिकन हेजीमनी देखी गई, अमेरिकी प्रभुता देखी गई, इन सब से बचने की अब ज़रूरत है, जिसमें अब भारत जैसे मिडिल पावर्स को, भारत जैसे मध्य शक्ति देशों को यह कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया न एक ध्रुव रहे, न दुनिया दो ध्रुव बने, बल्कि बहुध्रुवीयता की ओर हमें जाने की ज़रूरत है, जिसमें भारत को अपने संबंधों के जाल को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे अपने नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें भारत द्वारा यूरोपियन यूनियन से, भारत द्वारा जापान से, भारत द्वारा जर्मनी से, भारत द्वारा फ्रांस से, भारत द्वारा आसियान जैसे देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाया जाना चाहिए, ताकि फिर से वो दौर लौट के ना आए जब शीत युद्ध के दौर में भारत को दोनों में से किसी एक गुट का चुनाव करने की अपनी बाध्यता थी। ठीक है, इसके लिए भारत को कोशिश करनी चाहिए कि हम रूस वगैरह आदि सब देशों से अपने संबंध की भागीदारी को बढ़ाएं, ताकि द्विध्रुवीयता की बजाय बहुध्रुवीय विश्व की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा पॉइंट का जो डिस्कशन किया उसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, जिसमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि हमारा जो पॉइंट है वो बहुध्रुवीयता की ओर ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जो है हमें ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 से। ठीक है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इसका संबंध है, और ये जो पूरा जो मामला है उस जिसकी बात हम करेंगे उसको संबंधित है प्रशांत भूषण केस से, जिसमें अवमानना के तहत जो है उनको दोषी ठहराया गया है, और जब से उनको अवमानना के तहत दोषी ठहराया गया है तब से बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर में आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना करते हुए। ठीक है, इसमें कोर्ट द्वारा स्यो मोटो जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस लगाया गया है प्रशांत भूषण पे, और इसका फैसला किया जाने वाला है 20 अगस्त को। ठीक है, अब इसमें बात क्या है, इसमें तर्क क्या दिया गया है प्रशांत भूषण की तरफ से। प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि जो उनकी हियरिंग होने वाली है 20 तारीख को, जो उनको सज़ा सुनाई जाने वाली 20 तारीख को, इसको थोड़ा टाला जाए। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, और इसके संदर्भ में उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन, ठीक है, एक पुनर्विचार याचिका, ठीक है, एक पुनर्विचार याचिका उन्होंने दायर की है कोर्ट में। अब ये जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई है उसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया है, तो उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि पहली बात तो ये है कि जो कंटेम्प्ट का मामला है वो स्यो मोटो है, ठीक है, स्वतः संज्ञान के आधार पर लिया गया है। दूसरी बात क्या है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। अब जब निर्णय दे दिया तो ऐसा नहीं है कि वो जो निर्णय है वो सर्वसत्य है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि निर्णय सर्वसत्य हो, और इसमें गलती की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ही ट्रायल कोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, ट्रायल कोर्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए जिस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था होती है,
जिसमें मान लीजिए हाई कोर्ट में मामला आप लड़ रहे हैं तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या फिर जो है मान लीजिए आप अधीनस्थ न्यायालयों में लड़ रहे हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट्स में लड़ रहे हैं तो लोअर कोर्ट्स में हार गए तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए। इस तरीके से जो पूरी चेन होती है न्याय की, वो चेन जो है वर्तमान मामले में नहीं दिखती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, खुद से जो है उन्होंने एक मामला उठाया और खुद से ही एक निर्णय दे दिया। तो इसमें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायिक अवमानना का जो अधिनियम है 1971 का, वो ये कहता है कि 30 दिन में आप जो है अपनी रिव्यू करा सकते हैं, अपने मामले को पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसी आधार पर प्रशांत भूषण जी का कहना है कि उनके मामले को जो है फिर से सुना जाए और इसके लिए जो उनके ऊपर जो सेंटेंसिंग की गई है, जो इनको मामला सुनाया जाने वाला है, निर्णय सुनाया जाने वाला है, इसको जो है आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो सेक्शन 19(1) ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट न्यायिक अवमानना अधिनियम का सेक्शन 19 जो है वो एक वैधानिक अधिकार देता है अपील करने की, जो हाई कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट में दोषी पाया जाए। पर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अथॉरिटी होती नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ही से ही हमें ये रिव्यू करना पड़ेगा कि जो है वो मानवीय भूल होने की संभावना के आधार पर जो है इस मामले को एक बार फिर से देखे और इसमें तुरंत ही सेंटेंस ना सुनाया जाए। ठीक है, तो एक मामला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अभी हाल में ही इसमें आज ही के अखबार में पेज नंबर 6 पे इसमें एक एडिटोरियल आया है जिसमें पूरे मामले को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा गया है। ठीक है, तो क्या क्या आलोचना की गई है इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, संदर्भ मैंने आपको बता दिया और इसमें हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको मैं आप थोड़ा तेजी से बता देता हूं। इससे पहले भी जो है हम कई बार इस मामले पे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आप पुराने वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं जिसमें हमने अवमानना पे काफ़ी चर्चा की थी। ठीक है, पिछले वीडियोस में अवमानना पे हमने चर्चा की थी। तो संदर्भ क्या है इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि प्रशांत भूषण के विरुद्ध कोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामला का अवमानना का केस चलाया गया और इसका आधार क्या था, तो उन्होंने सीजीआई की आलोचना से संबंधित कुछ ट्वीट्स किए थे जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान के आधार पे मामला चलाया। ठीक है, अब अगर न्यायिक अवमानना को साधारण दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाए तो इसका सामान्य तात्पर्य होता है न्यायालय के प्रति असम्मान को दिखाना। ठीक है, या साथ ही न्यायिक आदेशों को ना मानना। ये दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसमें ऐसे व्यवहार शामिल होते हैं जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा और प्राधिकार को ठेस पहुंचती हो। ठीक है, अब इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142(2) और अनुच्छेद 215 महत्वपूर्ण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास अपनी अवमानना से संबंधित मामलों के निर्णयन की, ठीक है, और साथ ही उससे संबंधित दंड देने की भी शक्ति होती है। अब ये जो दंड देने की शक्ति होती है इसको न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है सिविल अवमानना और दूसरे को कहा जाता है आपराधिक अवमानना। इन दोनों को परिभाषित किया गया है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत, जिसमें जो सिविल प्रकार की अवमानना होती है उसमें जब कोई व्यक्ति मुख्य रूप से सरकारी अधिकारी आदि, ठीक है, कोई व्यक्ति मुख्य रूप से सरकारी अधिकारी या कोई संस्था वो कोर्ट के किसी निर्णय को या हुक्म को जानबूझ के ना माने। ठीक है, मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, कोर्ट ने कोई डिक्री जारी की, ठीक है, उसको जो है कोई अधिकारी नहीं मान रहा है या कोई संस्था नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ सिविल कंटेम्प्ट का मामला चलाया जा सकता है। ठीक है, यही कारण है कि सामान्यतः सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर आपराधिक अवमानना जो है उसको अन्य आधारों पर परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी भी ऐसे मैटर का प्रकाशन, चाहे वो शब्दों द्वारा किया जाए या बोलकर किया जाए या लिखकर किया जाए, जो न्यायालय को बदनाम करे। ठीक है, स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट, न्यायालय को बदनाम करे, स्कैंडलाइज करे, या फिर न्यायालय की अथॉरिटी को, प्राधिकार को कम करे। ठीक है, तब बनेगा। दूसरा, अगर हम न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करें या फिर किसी भी तरीके से न्याय के प्रशासन में
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बाधा पहुंचाएं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करें। इन 3 आधारों पे जो है आपराधिक अवमानना का मामला बनता है, जिसमें 6 महीने की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना ये हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। ठीक है। अवमानना की जो कार्रवाई है वो व्यक्ति और संस्था दोनों के खिलाफ होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो सिविल अवमानना है उसमें केवल जुर्माना लगाया जाता है, जबकि आपराधिक अवमानना के मामले में अपराध में सजा और जुर्माना दोनों संभव है। ठीक है। अब इसके पक्ष विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, जिस पे हमने काफ़ी बात की है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो न्यायपालिका है वो लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में काम करती है, लोकतंत्र के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में काम करती है। तो ये जो स्तंभ है इसमें लोगों का विश्वास बना रहे, लोगों का भरोसा बना रहे, लोगों का आदर बना रहे, इसी के चलते न्यायपालिका को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति दी गई है। और इस तर्क को न्यायालय द्वारा कई जो केसेस हैं उसमें कहा गया है, जैसे कि ब्रह्म प्रकाश शर्मा वाद 1953, हीरालाल दीक्षित वाद 1978 आदि। ठीक है। इसके अलावा जो न्यायपालिका है वो बहुत सारे ऐसे काम करती है जिसके चलते इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसे कि संविधान के निर्वचक के रूप में काम करती है, मूल अधिकार संरक्षक के रूप में काम करती है, कार्यपालिका और विधायिका पर संवैधानिक नियंत्रक के रूप में काम करती है, न्याय के रक्षक के रूप में काम करती है, और मूल अधिकारों के माध्यम से, मूल अधिकारों के लागू करने के माध्यम से वो स्वतंत्रता समता की स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। यही कारण है कि गैर न्यायोचित वक्तव्य, कोई ऐसा वक्तव्य कहा जाए जिसका कोई आधार ना हो, कोई ऐसी बात कही जाए जिससे न्यायपालिका जो है अपनी छवि को दुर्लभ कर सके, अपनी छवि जो है उसकी खराब हो, इससे बचाने के लिए जो है सभी की सुरक्षा के लिए, न्यायपालिका के बचाव के लिए इस तरीके की शक्ति दी गई है। ठीक है। और न्यायालय द्वारा कई बार लोकहित का संदर्भ देते हुए इसको लागू किया गया है, जैसे कि जनता के हित में जो है इसको हम कर रहे हैं। क्यों जनता के हित में कर रहे हैं? तो यही वाले पॉइंट कि हम बहुत सारा काम करते हैं, हम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसके चलते जो है जनता की नज़र में हमारी जो छवि है, ठीक है, हमारी जो प्रतिष्ठा है वो बाधित ना हो, इसके चलते ऐसे सभी जो अवमानना वाली जो बातें हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये जो है कुछ तर्क दिए जाते हैं। हालांकि एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत अगर मूल अधिकार हो, तो अवमानना जैसे उपकरणों के माध्यम से एक तो रचनात्मक आलोचना जो है वो बाधित होती है, जनमत निर्माण में समस्या आती है, और कई बार ये देखा जाता है कि इसको प्रतिक्रियावादी रूप में अपनाया गया है। ठीक है। अब ये जो एडिटोरियल है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, इस एडिटोरियल में भी कुछ आलोचना के बिंदु दिए गए हैं जिसको हम अभी देखेंगे। इसमें एडिटोरियल में मुख्य रूप से लेखक ने ये तर्क दिया है कि लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बना रहे, इसके लिए सजा दिए जाने का जो प्रावधान है वो कई मामलों में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का केंद्रीय रक्षक होने के बावजूद अनेक बार न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि अभी हाल में ही जो नागरिकता संशोधन विधेयक का संबंधी जो विवाद आया उस पर कोर्ट द्वारा सुनवाई नहीं की गई, पहली बात। दूसरा जो है 370 से संबंधित बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई जिसमें कश्मीरियों का जो मूल अधिकार है उसके उल्लंघन की बात उठाई गई, जिसमें हैबियस कॉर्पस के संबंध में बहुत सारे जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई। बहुत सारे जो नेता थे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद थे उनको छोड़ने के लिए बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई। बावजूद इसके जो है न्यायालय ने इस पर कोई स्टर्न एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा लॉकडाउन की स्थिति में जब प्रवासी मजदूरों की समस्याएं देखी गई तब उस पर भी जो है न्यायालय ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए। इसके अलावा 2019 का उदाहरण वो देते हैं जिसमें चुनावी साल में चुनावी बॉन्ड, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए थे, उसकी काफ़ी आलोचना की जा रही थी, तो उसको जो है अर्जेंटली नहीं सुना गया। बावजूद इसके 2019 में सबरीमाला पे जो है उसको निर्णय को ज़्यादा महत्ता दी गई। इसके अलावा जो एनआरसी का जो पूरा विवाद है उसमें एनआरसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बल दिया, लेकिन जब ये पूरा हो गया
और इसमें बहुत सारी समस्याएं देखी गई, इसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन वाली समस्याएं देखी गई, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आए, तब जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। इसके अलावा 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान 4 जजेस द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय पर खुलेआम आरोप लगाए गए न्याय बाधित होने के, लेकिन बावजूद इसके उन जजेस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, यही कारण है कि लेखक ये तर्क देते हैं कि कई बार बहुमत जो निर्णय लेता है वो सही नहीं होता है। जैसे कि ए.के. गोपालन केस 1950 का, 1950 का ए.के. गोपालन केस, एडीएम जबलपुर केस 1976, इन दोनों ही केसेस में अनुच्छेद 21 जिसका संबंध जीवन के अधिकार से है, गरिमामय जीवन से है, उसको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था। ठीक है, बावजूद इसके 1978 में मेनका गांधी केस और 2018 के पुट्टा स्वामी केस, दोनों में इन पुराने फैसलों को बदल के अनुच्छेद 21 को सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो कहने की बात क्या हुई कि कई बार अगर कोर्ट्स मात्र न्यायिक नियमों को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वो फैसला करें वो फैसला प्रत्येक मामले में, प्रत्येक संदर्भ में सही हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बाद में वो फैसला उनका गलत निकले और खुद सुप्रीम कोर्ट्स ने अपने कई फैसलों को जो है बदला है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कुछ दिन पहले, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के फैसले को बदला था। ठीक है, महिला अधिकारों के संदर्भ में। ठीक है, इसके अलावा कुछ तर्कों के माध्यम से, कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार से हाल के समय में न्यायालयों ने अवमानना के अधिकार को बहुत अधिक उपयोग किया है। जैसे कि इंडियन जुडिशरी रिपोर्ट 2016-17 बताती है कि उच्च न्यायालय द्वारा इसको लगभग 1 लाख बार इस्तेमाल किया गया है, 96,310 सिविल मामलों के मामले में। वहीं आपराधिक अवमानना का केस जो है 586 तक जाता है। ठीक है, यही कारण है कि जो अवमानना से संबंधित जो पूरा वाद विवाद है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसमें विशेषकर न्यायालय की छवि को बाधित करना, न्यायालय की छवि को धूमिल करना, कलंकित करना, जिसको कहते हैं स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट, स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट, ये जो वाद है, ये जो शब्द है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ये जो क्लॉज है इस पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। साथ ही न्यायालय के प्राधिकार को कम करना, ठीक है, लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, ये जो क्लॉजेस हैं इन पे पुनः विचार की आवश्यकता है। साथ ही जैसे कि 124 सेक्शन 124 जिसका संबंध राजद्रोह से है, ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 124 ए जिसका संबंध राजद्रोह से है, और इस पे जो है 1962 में एक केस आया था, केदारनाथ सिंह वाद, केदारनाथ सिंह मामला। ठीक है, इसमें जो है कोर्ट ने कहा था कि अगर राजद्रोह का महज आरोप लगाया जाए, ठीक है, और इसको जो है सिद्ध ना किया जा सके, तब तक जो है राजद्रोह लगाया जाना सही नहीं है। तो इसको जो है इस संदर्भ में भी लागू किया जा सकता है, जिसमें महज आरोपों के आधार पर ही कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, इसमें अगर वास्तविक रूप में तथ्यात्मक आधार पे जो है न्याय में वास्तविक बाधा हो, न्याय में वास्तविक विकृति देखी जाए, तब ही कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शिवशंकर वाद 1988 और सुब्बा राव वाद 2004 में खुद कहा है कि जो अवमानना के जो मामले हैं उसमें हाइपर सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, उच्च भावनात्मक रूप में कार्य नहीं किया जाना चाहिए, अपितु वास्तविक रूप में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय का जो प्रशासन है वो अगर हैम्पर हो, वो अगर विकृत हो, तभी जो है वास्तविक रूप में कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो लोकतंत्र में उदारवादी जो पक्ष है, ठीक है, जो लिबरलिज्म का जो पहलू है, स्वतंत्रता का जो पहलू है, अधिकारों की जो रक्षा का जो पहलू है, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अवमानना के संदर्भ में। हम इससे पहले भी इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, तो इन पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं हमारी पिछली सारी जितनी भी बातें हुई हैं उनसे। ठीक है,
चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा एडिटोरियल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध पेज जीएस पेपर 2 पॉलिटी और सोशल जस्टिस दोनों से है। इस पे हमने कल भी चर्चा की थी, ठीक है, जिसका संबंध पीएम केयर्स फंड से है। ठीक है, पीएम केयर फंड पे कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें दो बातें उसने कही थी। पहली बात ये कही कि पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया एक वैधानिक कोष है। ठीक है, वैधानिक कोष है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पीएम केयर फंड को ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि ये जो है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, यानी दान वाली, स्वैच्छिक दान वाली संस्था है और इसमें संसदीय सहायता नहीं मिली है इसको, ना ही ये बजटीय सहायता है। ठीक है, तो एक बात ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि चूंकि ये जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, यह जो है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसी के चलते इसमें कैड ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। ये दो बातें जो है मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई थी। लेकिन यह जो एडिटोरियल है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आलोचना के बिंदु के तहत जो प्रश्न उठाए गए हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही ये पेज नंबर 10 पे भी ये आर्टिकल आया है, जीएस पेपर 2 का संबंध इससे है। ठीक है, जो पीएम केयर से संबंधित है, जिसमें यह तर्क दिए गए हैं कि किस प्रकार से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, ठीक है, जो कॉरपोरेट मामलों का जो मंत्रालय है, उसने जब इसकी स्थापना हुई तब ही बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए गए थे, जिसके तहत ये सिद्ध होता है कि जो केंद्र सरकार है उसी के द्वारा पीएम केयर जो है स्थापित किया गया है और इसके चलते ये एक पब्लिक अथॉरिटी बनता है और पब्लिक अथॉरिटी के होने के नाते ये आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। ठीक है, तो आरटीआई के दायरे में नहीं आता, इसके लिए तर्क दिया गया था कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इस एडिटोरियल में तर्क दिया गया है कि जब इसको 27 मार्च को बनाया गया उसके बाद से ही जो है यह एक पब्लिक अथॉरिटी के रूप में जो है कार्य कर रहा है, इसलिए यह आरटीआई के दायरे में आता है। ठीक है, तो यह भी एक इसका आलोचना का बिंदु है जो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो है संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का पीएम केयर्स को लेकर क्या निर्णय रहा है, जिसमें पीएम केयर्स की धनराशि को एनडीआरएफ में स्थानांतरित नहीं करना है, कैड ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कौन कौन से हैं? तो पहली बात तो यह है कि हमारे पास पहले से एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड है। ठीक है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड है। साथ ही हमारे पास नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है। दो दो फंड हैं, तो तीसरे फंड को बनाने की ज़रूरत क्यों थी? ठीक है, इससे उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का प्रश्न उभरता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये वाला आर्टिकल जो डिस्कस किया, बहुत सारे उदाहरण ये बताते हैं कि एक ये पब्लिक अथॉरिटी है। ठीक है, ये एक लोक संस्था है, जन संस्था है। अब चूंकि ये जन प्राधिकरण है, इसके चलते जो है ये आरटीआई के दायरे में आना ही चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से उदाहरण बताते हैं कि ये पब्लिक अथॉरिटी है? तो भाई पहली बात तो यह है कि इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं। दूसरी बात यह है कि जो पीएम केयर्स की जो ट्रस्टीज़ हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स में फिनेंस मिनिस्टर्स शामिल हैं, डिफेंस मिनिस्टर शामिल हैं और होम मिनिस्टर शामिल हैं। ठीक है, साथ ही पीएम शामिल हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा जो है इसको केंद्र द्वारा स्थापित फंड के रूप में व्यवहारित किया गया है, जिसमें इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से जब यह स्थापित हुआ 27 मार्च को, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा इसको सेंटर द्वारा स्थापित एक फंड के रूप में जो है माना गया और इसके चलते यह नियम कानून जारी किए गए कि अगर कोई पीएम केयर्स फंड में कोई कंपनी किसी भी प्रकार का दान करती है तो उसका जो दान है वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत CSR के तहत माना जाएगा। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो कंपनी हैं उनको अपने प्रॉफिट का एक निश्चित प्रतिशत, जो 2 से 3% तक होता है, उसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खर्च करना ज़रूरी है। तो पीएम केयर्स फंड में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो, इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर कोई कंपनी पीएम केयर्स में दान करती है तो उसकी दान की फंडिंग को सीएसआर के तहत गणना किया जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ हुआ क्या है कि दान को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न उभर के आए हैं, जैसे कि इसके तहत लाखों लोगों के द्वारा दान किया गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएसयूज वगैरह में काम करते थे, जो कंपनीज वगैरह में काम करते थे, उनकी सैलरी काटी गई बिना उनकी अनुमति के और उनके पैसे को पीएम केयर्स में दान किया गया। इसके अलावा जो है इसमें जो दान किया जाता है उसको टैक्स छूट भी मिल रही है। साथ ही अगर कॉरपोरेट्स वगैरह दान कर रहे हैं तो उनके दान को सीएसआर का भाग माना जा रहा है, जो कंपनी एक्ट 2013 में प्रोविजन है। ठीक है। इसके अलावा जो दान किया गया है उसका वास्तविक अमाउंट कितना है, वो खर्च कैसे हुआ है, इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, जिसके तहत अभी तक वेंटिलेटर्स पे, प्रवासी जो माइग्रेंट्स जो हैं उनके कल्याण पे और वैक्सीन विकास पे 3100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, किंतु बाकी राशि के बारे में पूर्ण जानकारी का अभाव है। साथ ही जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को पीएम केयर से सहायता मिली है अथवा नहीं, इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें राज्यों पे ज़्यादा बल पड़ गया है, राज्यों पे ज़्यादा समस्या आ गई है और उनको फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। यही कारण है कि अब पीएम केयर्स को लेकर ज़्यादा उत्तरदायित्व तो पारदर्शिता की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जिसमें यह भी कोशिश की जानी चाहिए कि पीएम केयर्स की तुलना में जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष है, जिसको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया था, ठीक है, उसको अधिक जागरूकता की जाए, उस पर लोगों में अधिक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वह अधिक उत्तरदायी, वह अधिक पारदर्शी और वैधानिक संस्था है और इसके माध्यम से राज्यों को सीधा फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हमने कल भी जो है पीएम केयर्स पे, ठीक है, पीएम केयर्स पे, एनडीआरएफ पे, ठीक है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नेशनल रिलीफ फंड, राष्ट्रीय राहत कोष, इन तीनों पे डिस्कशन किया था। तो कल वाले डिस्कशन को भी आप देख सकते हैं ताकि इस पूरे मामले को आप बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं, जो एडिटोरियल है, बेसिकली पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध इंटरनल सिक्योरिटी से है। बेसिकली सोशल मीडिया के दुरुपयोग से इसका संबंध है। ठीक है। तो अभी हाल में ही फेसबुक से संबंधित एक पूरा विवाद देखने को मिला है, जिसमें ये देखा गया कि फेसबुक के एक अधिकारी द्वारा जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल से संबंधित जो एक विधायक हैं, एमएलए हैं, उनका जो हेट स्पीच था, ठीक है, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसकी फेसबुक पोस्ट को फेसबुक द्वारा हटाया नहीं गया और इसके पीछे जो है तर्क ये दिया गया कि अगर हम पार्टी की एमएलए की पोस्ट को हटा देंगे तो जो रूलिंग पार्टी है उससे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, जिससे फेसबुक का बिजनेस जो है प्रभावित हो सकता है। तो ये जो पूरा जो मामला है इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि हुआ क्या कि एक अखबार है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल, WSJ इसके नाम से आपने सुना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट छापी जिसमें यह बताया गया कि किस प्रकार फेसबुक ने हेट स्पीच पे कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान का जो सत्तारूढ़ दल है उसके साथ रह के लाभ उठाया जा सके। इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि बीजेपी के तेलंगाना के विधायक थे टी राजा सिंह, उन्होंने जो है एक मुस्लिमों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की, बावजूद इसके फेसबुक को ने उसे नहीं हटाया। हालांकि एक दूसरे दो व्यक्ति हैं, रेडियो होस्ट एलेक्स जॉन्स और नेशन ऑफ इस्लाम संस्था के लुई फरा खान, इन दोनों में जो है सांप्रदायिक टिप्पणी की थी, उनकी पोस्ट को हटा दिया गया था। यानी उन्होंने क्या किया कि सेलेक्टिव अपनाया। ठीक है। उन्होंने जो है चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें एक की पोस्ट हटा दी, एक की पोस्ट नहीं हटाई। इसमें एक फेसबुक की जो है एक अधिकारी हैं,
ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं जिनका नाम है अंकी दास। उनकी भूमिका देखी गई जिसमें उन्होंने अपने साथियों से ये कहा कि जो निवर्तमान सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है, अगर हम उनके प्रतिनिधियों को दंडित करेंगे तो इससे कंपनी के जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, कंपनी के जो वाणिज्यिक लाभ हैं, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि पूरा जो है मामला है वो राजनीतिकरण, राजनीति का रूप ले रखा है। ठीक है, पूरा जो है मामले में राजनीति होना शुरू हो गई है, जिसमें जो विपक्षी दल कांग्रेस है उसने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जो बीजेपी जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों को जो है अपने हित के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा भी हाल में ही शशि थरूर जो संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है, शशि थरूर जो हैं जो एमपी हैं और संसदीय दल के भी अध्यक्ष हैं वो, ठीक है, वो जो है बहुत सारे समितियों में भी हैं, उन्होंने जो है फेसबुक को समन किया है, तो उन्होंने फेसबुक को अपने पास बुलाया है, ठीक है, ताकि इस पूरे मामले की जांच की जा सके। ठीक है, तो राजनीतिकरण हुआ है, पूरे राजनीतिक दलों द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है और कई लोग कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी जो जायंट्स हैं उन पे संसदीय नियंत्रण किया जाए। ठीक है, तो एक तरफ तो पूरी राजनीति है, जो पूरा राजनीतिकरण हो चुका है, दूसरी तरफ कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका निवारण किया जाना आवश्यक है। तो कौन कौन से प्रश्न हैं? तो कौन कौन से प्रश्न में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है वो ये उभरता है कि किस प्रकार से जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, विशेषकर जो टेक्नोलॉजी जायंट्स देखने को मिले हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या फिर एप्पल कह सकते हैं, किसी भी तरीके के जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं वो किस प्रकार से राजनीतिज्ञों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। तो ये एक गठजोड़ देखा जा रहा है प्रभावशाली टेक्नोलॉजी जायंट्स का और सत्तारूढ़ दल के बीच, जिसको जो है लोकतंत्र को लेकर नकारात्मकता हो सकती है। ठीक है, इसमें डेटा सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, इसमें राष्ट्रों की संप्रभुता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और निजता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ दिन समय पहले ही फेसबुक पे ये आरोप लगा था कि उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी को जो है फेसबुक का डेटा बेचा। ठीक है, और इस डेटा को माइन करके यानी डेटा का विश्लेषण करके जो है उन्होंने जो है लोगों को अपने हिसाब से प्रभावित करने की कोशिश की। ठीक है, तो निजता का प्रश्न है, डेटा संप्रभुता का प्रश्न है, डेटा सुरक्षा का प्रश्न है और ये एक नकारात्मक गठजोड़ को भी दिखाता है टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच और सत्तारूढ़ दलों के बीच। साथ ही साथ हमें ये भी बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हाल के समय में किस प्रकार से जो सोशल मीडिया है वो एक तरफ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर वो चुनावों तक को प्रभावित कर रहा है, जिसमें जो यूएस के जो चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, ठीक है, पिछली बार, ठीक है, अभी होने वाले हैं, उससे पहले जो 4 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें ये आरोप लगाया गया था कि जो ट्रंप हैं, ठीक है, उन्होंने जो है सोशल मीडिया आदि का दुरुपयोग किया है अपने पक्ष में। ठीक है, इसके अलावा ट्रंप ने जो है रूस आदि पे भी आरोप लगाया था कि वो जो है सोशल मीडिया का प्रयोग करके ट्रंप की जो दावेदारी है उसको नकारात्मक रूप से कम करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक तरफ तो लॉबिंग के बारे में बात करता है, भ्रष्टाचार के रूप में बात करता है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग के रूप में बात करता है, किस प्रकार से निजता को प्रश्न उठ रहे हैं, किस प्रकार से डेटा सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिसमें वास्तविक रूप में अब कार्रवाई की ज़रूरत महसूस की जा रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो एडिटोरियल है इस बात पे बल देता है कि किस प्रकार से अब हमें डेटा सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की ज़रूरत हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम अगले कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में न्यायालय की अवमानना संबंधी जो केस है वो किन आधारों पर चलाया जा सकता है? स्वतः संज्ञान के आधार पर, सुयो मोटो, ठीक है, MOTU होता है, अटॉर्नी जनरल अथवा सॉलिसिटर जनरल द्वारा दी गई याचिका के आधार पर, आपराधिक अवमानना के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल अथवा सॉलिसिटर जनरल की लिखित सहमति के आधार पर, किसी भी अन्य व्यक्ति की याचिका पर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मामलों में जो है अवमानना संबंधी केस चलाया जा सकता है, जिसमें जो प्रशांत भूषण का जो मामला है वो स्वतः संज्ञान का मामला है। इसके अलावा अगर अधीनस्थ न्यायालय वगैरह जो हों, ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं अगर उनके आदेशों को ना माना जाए, ठीक है, तो चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों के पास जो है वैधानिक शक्ति नहीं है अपने आलोचना के लिए, अपनी
अपनी अवमानना के लिए दंड देने के लिए। इसलिए अटॉर्नी जनरल वगैरह जो है हाई कोर्ट्स को ये अपील कर सकते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों की बात नहीं मानी गई, इसलिए हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालयों की तरफ से जो है मामला चलाए, और इसके लिए जो है हाई कोर्ट में याचिका दी जा सकती है अटॉर्नी जनरल के द्वारा या अटॉर्नी जनरल की सहमति से किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो इसके माध्यम से न केवल सुप्रीम कोर्ट, न केवल हाई कोर्ट, बल्कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, लोअर कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, उनको भी जो है अवमानना के दायरे में लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी का सभी उत्तर विकल्प सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनुच्छेद 19 में दी गई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन के रूप में काम करते हैं? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, न्यायिक अवमानना, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध की सहयोगात्मक संघवाद। तो अनुच्छेद 19 के तहत लोक व्यवस्था, न्यायिक अवमानना, विदेशी यात्रियों के साथ संबंध जो हैं, ये तीन जो हैं वो युक्ति युक्त निर्बंधन के रूप में काम करते हैं अनुच्छेद 21 के तहत दी गई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। अब ये आर्टिकल, ये दोनों क्वेश्चन हमने क्यों लिए? तो हमने उसी लिए लिए क्योंकि पूरा जो अवमानना का जो मामला है वो चर्चा में है। ठीक है, अवमानना का जो मामला है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है, और इसमें कई सारे जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि जो अवमानना का मामला है इसको और गहराई से सोचे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मिनुस्मा। ठीक है, मिनुस्मा क्या है? ठीक है, मिनुस्मा क्या है? माली में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना, अमेरिका और फ्रांस के मध्य नवीन गठजोड़, पूर्वी भूमध्य सागर में हाल ही में प्राप्त गैस रिजर्व भंडार का नाम कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिनुस्मा क्या है? तो ये माली में संयुक्त राष्ट्र की एक शांति सेना है। ठीक है, अब क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो खबर है आज के अखबार में आई है, जिसमें माली में जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, कीता, उनका जो है तख्ता पलट कर दिया गया है। ठीक है, और तख्ता पलट करने के बाद से ही जो माली है, जो वेस्ट एशिया का वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका देश है, वो चर्चा में आ गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो है तख्ता पलट करके वहाँ सैन्य शासन लगा दिया गया है, और इसकी जो है पूरे दुनिया में आलोचना की जा रही है। इसी में जो है माली में मिनुस्मा नाम का जो एक यूएन फोर्स काम करता है, जो वहाँ पे शांति बहाली के लिए कार्यरत है। ठीक है, तो मिनुस्मा का पूरा नाम क्या है? मिनुस्मा, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन इन माली। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन, ठीक है, मिशन इन माली। ठीक है, माली में जो है स्टेबलाइजेशन के लिए, स्थिरता के लिए एकीकृत यूएन का एक मिशन है। ठीक है, जो एक तरीके से शांतिपूर्ण सेना है, शांति स्थापना के लिए भेजा गया एक मिशन है, जिसे 2013 में स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2001 के द्वारा। ठीक है, 2100 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और इसमें हुआ क्या था कि माली में बहुत सारे विद्रोह वगैरह होते रहते हैं। तो 2012 में एक विद्रोह हुआ था, तुआरेग का विद्रोह। ठीक है, तुआरेग एक कम्युनिटी है, इसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। तो उसको शांत करने के लिए मिनुस्मा मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो मैप है आप देख सकते हैं, माली जो है पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, जिसमें मॉरितानिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, ठीक है, गिनी बसाऊ, गिनी, सेनेगल, घाना, टोगो, आइवरी कोस्ट, ये कुछ अन्य देश हैं पश्चिम अफ्रीका के। ठीक है, तो आपने सुना होगा टिम्बकटू नाम की जगह, तो टिम्बकटू नाम की जो जगह है वो माली में ही है। ठीक है, इसके अलावा बमाको जो है इसकी राजधानी है, और बमाको में ही जो है मिनुस्मा नाम का मिशन स्थापित है। ठीक है, चलिए अगला देश क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा अरब देश बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बाराकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को स्थापित करने के चलते चर्चा में रहा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन की कुवैत। तो इसका आंसर है यूएई। ठीक है, जिसके द्वारा अभी हाल में ही बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जो है शुरू किया गया है। और बाराकाह का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, ब्लेसिंग्स। बाराकाह जो है एक अरबी भाषा का शब्द है।
ठीक है, ये आज के अखबार में भी आया, पिछले कई दिन से चर्चा में है, जिसमें यूएई ने अब ये जो विश्व अरब क्षेत्र का जो पहला जो न्यूक्लियर प्लांट है इसको पावर ग्रिड के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, यानी काम करना शुरू हो गया है दुबई में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पीएम केयर्स के ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। विदेश मंत्री को अगर छोड़ दिया जाए तो सब के सब जो हैं वो काम करते हैं ट्रस्टी के रूप में, जिसमें पीएम काम करते हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर काम करते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर काम करते हैं और फिनेंस मिनिस्टर काम करते हैं। 4 लोग हैं जो ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इस पर मैंने कल भी चर्चा की थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करें। मंगोलिया चीन और रूस दोनों के साथ सीमा साझा करता है। कजाकिस्तान चीन और रूस दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मंगोलिया और कजाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरा कथन गलत है, पहले दोनों कथन सही हैं। बी इसका आंसर होगा। ठीक है, मंगोलिया चीन रूस जो है जो चर्चा में रहे हैं, इसी के चलते क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप मानचित्र देखें एशिया का तो आप देखेंगे ये है चीन, यह है मंगोलिया, यह है कजाकिस्तान और इसके ऊपर ये जो बड़ा सा है यह है रूस। तो आप देखेंगे जो मंगोलिया है वो मात्र 2 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें चीन और रूस शामिल है। वहीं दूसरी ओर कजाकिस्तान जो है उसकी बहुत बड़ी जो सीमा है वो एक तरफ रूस से लगती है, वहीं दूसरी ओर चीन से लगती है। अगर कजाकिस्तान और मंगोलिया दोनों के बारे में बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों पास पास नजर आते हैं। हालांकि ये जो बीच का जो स्ट्रेस है, ये जो बीच का जो जगह है वो चीन द्वारा घेरा गया है और मात्र 37 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद कजाकिस्तान और मंगोलिया की सीमा आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का कन्वेंशन 138 और 182 का संबंध किससे है? बाल श्रम, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियां, खाद्य सुरक्षा और खाद्य कीमतों का विनियमन की कार्यस्थल में लैंगिक समता। तो इसका सही आंसर है बाल श्रम। अभी हाल में ही ILO का कन्वेंशन 182 काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में अनुसमर्थन मिला है, रेटिफिकेशन मिला है किंगडम ऑफ टोंगा के स्वीकृति के बाद। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो कन्वेंशन 138 है वो 1973 के मिनिमम एज कन्वेंशन से इसको संबंधित है, जिसमें राष्ट्रों से ये अपेक्षा की गई है कि एक न्यूनतम आयु से पहले जो है बच्चों को बाल श्रम में या बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम में नहीं लगाया जाए, उनको जो है शिक्षित करने पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल श्रम। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति किस प्रकार विभिन्न संवैधानिक और विधिक प्रावधानों से पुष्ट होती है? उक्त शक्ति को दिए जाने की तार्किकता का विश्लेषण करते हुए उससे संबंधित सीमाओं और चुनौतियों की भी व्याख्या करें। 250 वर्ड्स में लिखना है, 15 अंक में। ठीक है, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसको आसानी से लिखा जा सकता है। आपदा से निपटने के संदर्भ में विविध कोषों की स्थापना करना एक बेहतर कदम है। हालांकि कोष स्थापना के साथ ही पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के प्रश्न को भी ध्यान में रखा जाना भी उतना ही आवश्यक है। पीएम केयर्स को लेकर हाल ही में उठे वाद विवाद की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो इस पर हमने कल भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा की थी। तो एक तो पीएम केयर्स हो गया, एक फंड ये स्थापित किया गया है। पीएम केयर्स के साथ जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड ये स्थापित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा राज्य स्तर पे फंड स्थापित हैं, SDRF वगैरह स्थापित हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंड तो बहुत सारे स्थापित हैं, लेकिन हमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसके आधार पर इनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो पीएम केयर्स के बारे में आप बता देंगे और फिर जो पूरा जो वाद विवाद है उसकी चर्चा करते हुए इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस IAS पे। धन्यवाद।